नमस्कार। A hearty welcome to your own program दिशाएं। दर्शकों का यह सपना होगा कि आप कैमरे के सामने बैठें या रेडियो के माइक के सामने बैठें और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, या आप में से बहुत से श्रोताओं का यह सपना होगा कि उनके लेख जो हैं वो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में छपें। तो लीजिए, इन सारी आपकी संभावनाओं को जो आप लेकर के चल रहे हैं, इन सभी संभावनाओं को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मेरी दाईं ओर बैठी हैं मैडम वर्तिका नंदा, जो IIMC न्यू दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर हैं टीवी जर्नलिज्म में। आप NDTV और जी और दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर संजीव भानावत, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले हम पुनः आपको कुछ डूज एंड डोंट्स याद दिलाना चाहेंगे, जिससे कि यह प्रोग्राम आपका सार्थक हो सके। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, क्या ये दोनों एक ही विषय को बताते हैं या अलग अलग विषय को बताते हैं? देखिए, बेसिकली ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जी। आम इंसान में शुरू से ही एक इच्छा रही कि हम कम्युनिकेट अच्छे से करें, संवाद हमारा अच्छा हो। इसी संवाद का एक परिष्कृत रूप है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सीधे साधे सरल शब्दों में इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, अपनी बात को समझा किस तरह से रहे हैं। इसी कम्युनिकेशन का मास कॉम का हिस्सा है प्रिंट जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, रेडियो या फिर इंटरनेट। ये अलग अलग रूप हैं, अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन सभी की सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं। और जर्नलिज्म इसका एक हिस्सा इस तरह से है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हमारे विचारों को सामने लाने के लिए, समाज के आईने को सामने लाने के लिए जर्नलिज्म का हम सहारा लेते हैं। तो ये सभी विधाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर भानावत, इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, इस पर कृपया आप प्रकाश डालें। दीपक जी, जो तो देश में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। अगर हम राजस्थान से शुरू करें। हाँ, तो मैं राजस्थान से शुरुआत करते हुए बताना चाहूँ, स्नातक उपाधि अपनी पास कर लें, उसके बाद फिर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप रेगुलर कोर्स कोई करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आपके पास मौका तो रहता है, लेकिन सपोज आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है और नौकरी के साथ साथ आप चाहते हैं आपके पास एक डिग्री हो, तब तो डिस्टेंस लर्निंग आपके लिए अच्छा है। मतलब नौकरी करते समय अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपका एक नौकरी का एक्सपीरियंस भी आपका काउंट करता जाएगा और साथ ही डिग्री आपको मिल जाएगी। फोन पे हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए समीर साहब। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्योंकि IIMC से जुड़ी हुई हैं, तो IIMC जो है, जो JNU कैंपस में है, क्या ये JNU का ही एक अंग है या इससे अलग हट करके है? एक्चुअली ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाता है। IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान। ये JNU कैंपस में है, लेकिन ये JNU का हिस्सा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये पूरी तरह से INB मिनिस्ट्री का एक हिस्सा इसे मान सकते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ 9 महीने के कोर्सेज होते हैं। 4 तरह के कोर्स हैं। हिंदी जर्नलिज्म, जो कि हिंदी पत्रकारिता सिखाता है, प्रिंट पत्रकारिता। इंग्लिश जर्नलिज्म, जो अंग्रेजी पत्रकारिता सिखाता है। रेडियो एंड टेलीविजन, जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड PR, पब्लिक रिलेशंस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये PG डिप्लोमा कोर्सेज कहलाते हैं। जी। और PG डिप्लोमा कोर्सेज से स्टूडेंट्स जनरली ये इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो 1 साल का कोर्स है, जिसको कि करने के बाद वो डिप्लोमा उनको मिल रहा है, डिग्री नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वैसे PG डिप्लोमा कोर्स ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप इसको करते हैं और आपको इसे BA के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन करीब 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। रिटन एग्जाम होता है, पूरे देश में ये परीक्षा होती है। अभी बाद फॉर्म्स निकल जाते हैं, उसे अप्लाई करने के बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो टफ होता है इंटरव्यू।
उसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इन चारों में जिसमें भी वो अप्लाई करते हैं वो जाते हैं, डिप्लोमा दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली है, स्टूडेंट्स को लगता है कई बार कि डिप्लोमा क्योंकि हमें मिल रहा है शायद उसकी वैल्यू ना हो, तो ये मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि इसकी काफी वैल्यू है। पहली बात क्योंकि ये सरकारी संस्थान है, और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इमेज इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा है। तो 9 महीने के कोर्स के लिए हम लोगों के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी फैसिलिटीज हैं, और टेलीविजन रेडियो हर चीज की प्रॉपर जानकारी दी जाती है। मतिका जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया कि इसमें रिटन टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करें उसको करने के लिए, टेकअप करने के लिए? इसमें होता ये है कि पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिक्स क्या है उसकी एक अच्छी जानकारी हो। इसके अलावा ये जानकारी हो कि अभी करंट अफेयर्स क्या हैं, किस तरह के बदलाव टेलीविजन में हो रहे हैं। मैं बेसिकली टेलीविजन की बात कर रही हूँ, या पत्रकारिता में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक समझ हो। उसके अलावा अच्छा लिखने की पकड़ हो, कलम पर पकड़ हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। भाषा पे अच्छी पकड़ का होना जरूरी है। और अगर रिटन में जो स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, इंटरव्यू के समय कई बातें काम आती हैं। दोबारा से एक तो मैं बात कहूंगी कि भाषा पे पकड़, उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, आसपास के विषयों की समझ, नेशनल इंटरनेशनल विषयों की समझ जरूरी है। कॉलर हमारे वेट कर रहे हैं, हम आपके पास पुनः इसी चर्चा को लेकर के आ जाएंगे। हर जगह 50% माना जाता है। हाँ, अगर हम देखें तो 50% तो माना जाता है, बिल्कुल। 55 भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 50 तो रहेगा 50 रहेगा। और उसके अलावा विषय कोई भी रहे, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास जर्नलिज्म था ही नहीं बीए में, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो अगर आपके पास हिस्ट्री, म्यूजिक कुछ भी है, पर अगर परसेंटेज कम से कम 50% है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मानो सिर्फ जर्नलिज्म पर हो। लेकिन आप अनुराग जी एक काम और कर सकते हैं, जो आपकी दुविधा में समझ रही हूँ कि परसेंटेज की समस्या से कैसे निदान पाया जाए। एक तरीका जो आप कर सकते हैं कि वेबसाइट्स अगर आप सर्च करें इन्हीं दिनों, क्योंकि कई बार होता क्या है कि चेंज हो जाते हैं सिस्टम में, अभी 55% है, कल 50% भी हो सकता है। तो ये राइट टाइम है कि आप जिन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड हैं उनकी वेबसाइट्स में जाकर वहाँ का एलिजिबिलिटी देख लें, उससे आपको फायदा होगा। उसके अलावा कुछ निजी संस्थान भी हैं जो कि इस तरह के कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो उन कोर्सेज को करने से पहले आप 2 बातें चेक कर लीजिए। एक तो उनका फैकल्टी क्या है, उन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन से हैं, और दूसरा उसका क्रेडिबिलिटी कितना है। अगर उन दोनों से संतुष्ट हो तो वैसे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। उनमें कहाँ आप देखते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस जो है वो होने चाहिए उनकी कलाओं को लेकर के? बेसिकली टेलीविजन में, खास तौर पर प्राइवेट न्यूज चैनल्स में अब एंकर के लिए अलग से पोस्ट बहुत कम निकलता है। नॉर्मली अब एंकरिंग उन्हें ही दी जाती है जो कई सालों से रिपोर्टिंग में है, और एन वक्त पर जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा हो, आप इमीडिएटली न्यूज को पिक कर सकें। तो उसके लिए जरूरी होता है कि पत्रकारिता का यानी रिपोर्टिंग का एक स्किल हो। जहाँ तक टीवी और रेडियो दोनों की एंकरिंग का फर्क है, टीवी में बहुत सारी वो चीजें भी डिपेंड करती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो कि रेडियो में नहीं है। जैसे रेडियो में आपकी आवाज का अच्छा होना, डिक्शन अच्छा होना, बोलने का तरीका, पॉजेस का अच्छा होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आप टीवी पर, रेडियो में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन टेलीविजन में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका चेहरा, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरह से कोई चीज को अगर आप भूल भी गए हैं तो आप उसे कैसे समेट रहे हैं, ये सब चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। यहाँ स्पॉन्टेनिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके वॉइस का, डिक्शन का, और इसके अलावा ओवरऑल अपीयरेंस, आपको हर वक्त दर्शक अपने सामने देख रहा है, तो उन चीजों की काफी इंपॉर्टेंस है। बॉडी लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टीवी में स्कोप की अगर बात करें तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगी कि टीवी में इस वक्त जितना स्कोप है शायद और किसी फील्ड में उतना नहीं होगा। शायद ये मल्टीमीडिया जो है इसका एक ऐसा क्षेत्र है जबकि पूर्ण अपने रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। टेलीविजन में इस समय बहुत सारा स्कोप है। टेलीविजन में कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे दोनों तरफ स्कोप ही स्कोप है। एंकरिंग से लेकर रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कैमरा, लाइटिंग, मेकअप, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें। अगर आपको नॉन लीनियर, लीनियर एडिटिंग का अच्छा ज्ञान है, आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं। कैमरा अगर आपने बहुत अच्छी जगह से किया है, जैसे FTI पुणे में बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, उस तरह का अगर आपने कैमरा सीखा है तो कैमरा पर्सन की जॉब आपको मिल सकती है। और तमाम जॉब्स में इस वक्त ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी है बल्कि पैसा भी बहुत अच्छा है।
रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या है। MGMC का कोर्स करने के बाद आपको कैमरे के लिए भी आपको ट्रेनिंग मिलती है उसमें? क्या वो आप उसमें आप उसके बाद कैमरे के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं फिर उसको कैमरा ऑपरेट करने के लिए? देखिए, निर्भर करता है कि आप किस जगह से कोर्स कर रहे हैं। कई निजी संस्थान ऐसे हैं जहां आपको कैमरा की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि इक्विपमेंट इतना नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगी जैसे IMC है या जामिया है या FTI पुणे है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आपको कैमरा के आगे आने की जितनी ट्रेनिंग दी जाती है उतनी ही कैमरा को हैंडल करने की दी जाती है। यहाँ के स्टूडेंट्स जानते हैं कैमरा कैसे हैंडल करना है, चाहे वो DVC प्रो हो या फिर VHS कैमरा हो, सब कुछ वो लोग जानते हैं। तो इस तरह से जॉब का अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में है। कोई भी फील्ड आप पिक कर लीजिए और उसमें नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा है। आप कोर्स भले कहीं से कीजिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरी है कि प्राइवेट सेक्टर में कंपनी चाहे कोई भी हो, वो चाहेगी कि आप जब उनके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी लेकर आए, आपके पास एक जानकारी हो, एक काम की समझ हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी एनर्जी आपको नए सिरे से सब सिखाने में लगाए। हाँ वर्तिका जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक चीज और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो फ्रीलांसर स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? फ्रीलांस बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि कलम पे पकड़ हो और कुछ अच्छी जगह प्रकाशित होता रहे इंसान। कुछ अखबारों में वो लिख रहा हो, कॉलम्स हो या किसी एक विषय पे लिख रहा हो, तो ऐसी जॉब्स का मिलने में संभावना रहती है। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जरूरत होती है फ्रीलांस स्क्रिप्ट राइटर्स की, तो ऐसी संभावनाएं हैं। बहुत कम अब निकलती हैं। वो होता है एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट कम एंकर, मतलब दोनों तरह के काम आपको आने चाहिए। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो वही क्वालिटीज हैं जो एक पत्रकार के लिए चाहिए। आपको करंट अफेयर्स का अच्छा नॉलेज हो, आप अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हो, भाषा पे अच्छी पकड़ हो। एक बात जो मैं आमतौर पर बड़ा स्ट्रांगली फील करती हूँ कि आपको माइक को पकड़ने में जितना कॉन्फिडेंस हो उतना ही कलम को पकड़ने में भी हो। तो अगर माइक और कलम दोनों के बीच आप एक अच्छा तालमेल बिठाना जानते हैं और अपनी भाषा को मॉड्यूलेशन, अपना शब्दों को सही ढंग से बोलना, उच्चारण जानते हैं, किस शब्द का इस्तेमाल कब करना है और सोच समझकर कैसे बोलना है, ये सब चीजें अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपके लिए एंकर बनना काफी आसान हो जाता है। प्रतिका जी, क्या जामिया मिलिया में भी इस तरह का कोई कोर्स है जिससे कि जर्नलिज्म के साथ कोई जुड़ा जा सकता है? बिल्कुल, वहाँ 2 साल का कोर्स है और पूरे 2 साल तक इन्हीं विषयों पर जानकारी दी जाती है। वो थोड़ा एलेबोरेट है। जैसे IMC 9 महीने का कोर्स है, ये 2 साल का है। इसमें कई टेक्निकल चीजें भी सिखाई जाती हैं। मास कॉम और जर्नलिज्म के अलावा जैसे आपको कैमरा सिखाया जाता है, लाइटिंग की अच्छी समझ दे दी जाती है, एडिटिंग बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनानी है। ऑब्वियसली क्योंकि 9 महीने और 2 साल में फर्क है, तो हर चीज का इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पर दिया जाता है। वो कोर्स भी काफी अच्छा है, उसके फॉर्म्स भी अब निकलने वाले हैं। और उसमें भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है? बिल्कुल, उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम है और वो भी टफ एग्जाम होता है। उसमें भी वही तरीका है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के पेपर। एक इसमें ये देखा गया है कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जब ये स्टूडेंट्स BA करते हैं तो वो कई एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हीं में से एक हिस्सा मास कॉम भी होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का सब जगह जो जिस तरह का क्राइटेरिया रहता है, मोटा मोटा तरीके से यहाँ भी वही सिस्टम है। एक जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा जो IQ के अलग क्वेश्चंस होते हैं, नेट का जो लोग प्रिपेयर करते हैं, जो नेट का स्टाइल है, तकरीबन वही होता है। तो मास कॉम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन बस ये है कि आपकी अखबारी समझ और चैनल्स में नया क्या हो रहा है, आपके दूरदर्शन में जैसे इस वक्त एक नएपन की लहर है, उस लहर की एक जानकारी हो, वो सब हो, तो बस मेरा ख्याल है काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। मोतिका जी, एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें जो इस फील्ड में रिस्क फैक्टर जो है वो कैसा है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी दीपक चौरसिया और समथिंग एल्स, कि रातों रात जिनकी ख्याति जो है वो फैल गई है, लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर ऐसा है जिसमें कि रातों रात ख्याति फैलने के बाद इमीडिएटली नीचे भी आना पड़ सकता है? ये बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रिस्क फैक्टर ना हो? हर जगह रिस्क है, हर नौकरी में रिस्क है। मुझे ये लगता है कि जब हम जर्नलिज्म का ट्रेनिंग लेते हैं, जब हम पत्रकारिता की ट्रेनिंग लेते हैं, इसके फायदे ज्यादा हैं, रिस्क कम है। वो इसलिए कि अगर आपने एक बार सीख लिया कैसे काम करना है, कैसे भाषा पर पकड़ होगी, तो आप ये बताइए कि क्या आपको लगता नहीं है कि हर फील्ड में आप, तो इसमें रिस्क फैक्टर जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि आज नौकरी है और कल पता नहीं क्या हो, या प्राइवेट चैनल्स इतनी तेजी से फैल रहे हैं, हम अगर सक्सेसफुल ना हुए, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगर एक बार आपने इस की नब्ज पकड़ ली, आप इसको जानने लगे, तो रिस्क तो नहीं है बल्कि तरक्की के आसार ज्यादा हैं, जैसा दीपक के साथ हुआ और बहुत लोगों के साथ हुआ। और ये भी कि अगर आपने एक बार पत्रकारिता की समझ ले ली तो किसी भी तरह की जॉब में आपके लिए दोबारा जाना या कुछ और करना आसान होगा। जैसे मैंने टेलीविजन छोड़ के अब मैं अध्यापन में आई हूँ और टेलीविजन से ताल्लुक है, तो मुझे लगता है टीवी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपको कॉन्फिडेंस देने में। एंकर्स के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप बताना चाहें तो? मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलनी है कि एंकरिंग अब सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन का काम नहीं है। हम जो पहले सोचा करते थे कि बहुत सुंदर आपकी लुक्स हों, आप ऐश्वर्या राय जैसी दिखाई देती हूँ तो आप बहुत अच्छी एंकर बनेंगी, उससे ज्यादा जरूरी अब ये है कि आप की समझ ऑन द स्पॉट कैसे काम करती है। मान लीजिए आप न्यूज रूम में हैं और अचानक कोई घटना हो गई, आप जो खबर अपनी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं, बीच में ही आपको एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गया, और अगर आपको यही पता नहीं है कि गुजरात में अगर भूकंप आया है तो जिस जगह में भूकंप आया है या जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो गुजरात में है या नहीं है, तो आपकी खूबसूरत आप कितने भी रहें, आपकी अगर समझ नहीं है तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। तो अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो दूर रहिए, डेली अखबार पढ़िए, ऊंचा ऊंचा अखबार को पढ़कर अनाउंस करने की कोशिश कीजिए, एक एक शब्द को समझिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े लोगों के नाम कैसे आपने वीआईपीज जो हैं उनके नाम खास तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपनी बात को कम शब्दों में कम समय में कैसे कहें, क्योंकि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जहां आपको कम से कम शब्दों में बाइट्स देनी है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि हम इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करें, तो अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और भानवत साहब और मैडम वर्तिका, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।